हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो जो हमारा अभी MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो दिसंबर में एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आप लोगों को जो ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं इनमें मैंने जिस प्रकार से इसका सिलेबस आता है उसी प्रकार से मैंने सभी सब्जेक्ट के चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लेके ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। यानी कि जब आप इन प्रैक्टिस सेटों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को इनमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम खुद एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि उसी प्रकार से मैंने पहले जो हमारा 2021, 22 और जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं लगातार मैंने 2-3 साल के पहले उनका अध्ययन किया, फिर उनके अनुसार के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से सभी किताबों से चुन चुन के इन प्रैक्टिस सेटों में ये क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम एग्जाम से दे रहे हैं जब आप इन प्रैक्टिस सेटों को पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें जिससे मैं जितनी भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर ये सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, चाहे वो पटवारी के हो या हमारी जो होने वाली माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा है, सभी के अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप लोग अगर सभी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, चाहे वह MPPSC को PSC के हों या माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा के हों, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ और वहां पर सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो जिसके भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और अभी जो मैं MPPSC के जो प्रैक्टिस सेट डाल रहा था वो पूरे 100 क्वेश्चन के एक साथ डाल रहा था, जो कि वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। अब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आप लोगों ने कमेंट्स किया था तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कंप्लीट करेंगे और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो जो ये मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं ये जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री टेस्ट पेपर फर्स्ट होता है उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। और जो सेकंड पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड का, उससे आपको केवल क्वालिफाइंग नंबर उसमें चाहिए होते हैं, बाकी उससे कोई मेरिट का लेना देना नहीं होता है। तो उसमें तो केवल आप लोगों को 33-34% नंबर ही चाहिए होते हैं, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है मेंस के लिए वह इसी एग्जाम से बनती है। तो जो ये मैंने प्री टेस्ट पेपर फर्स्ट बनाया है ये बिल्कुल आपको सेम टू सेम सिलेबस अनुसार और जो ओल्ड पेपर है उनका अध्ययन करके बिल्कुल सेम टू सेम मैंने बनाए हैं। और अगर आप लोग फिर भी विश्वास नहीं है तो आप लोग पहले इनको पूरी तरह अच्छी तरह देखें। अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं इसमें और भी सुधार करूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और जो ये मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं ये केवल MPPSC के लिए ही नहीं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उन सभी में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए हैं मैंने। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं तो उन्हें सभी में जितने भी सिलेबस में उनमें सब्जेक्ट आते हैं तो वह सभी MPPSC में ऐड होते हैं। तो आप लोगों ने कोई भी फॉर्म भर रखा हो आप इनको जरूर देखें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हम पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं जाएगी और आप लोगों को देखने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन तो आप लोगों को जहां तक है सभी को पता है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है जो हमारा बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार।
ऑप्शन सा मोहम्मद बिन बख्तियार। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। ऑप्शन सा हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4, सांची का महान स्तूप है? तो सांची का महान स्तूप है वह है हमारे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा पैगोड़ा पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। ऑप्शन आ पल्लवों के। क्वेश्चन नंबर 6, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन सेकंड वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। ऑप्शन द वातापी के चालुक्य का। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन सा पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी कि सिंघल को पहले जीता था? तो राज प्रथम चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था। ऑप्शन सा राज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ऑप्शन सा चोल। क्वेश्चन नंबर 10, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में है। ऑप्शन द रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी वह थी उदयपुर में। ऑप्शन आ उदयपुर में। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो विक्रमांक देवचरित के लेखक थे बिल्हड़। ऑप्शन आ बिल्हड़। क्वेश्चन नंबर 13, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे वाण भट्ट। ऑप्शन आ वाण भट्ट। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। ऑप्शन सा गोविंद सागर। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 15, नागा खासी और गारो पहाड़ियां से स्थित हैं? तो नागा खासी और गारो पहाड़ियां से स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन आ पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 16, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात है वह है जोग जल प्रपात। ऑप्शन ए जोग जल प्रपात। क्वेश्चन नंबर 18, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। ऑप्शन सा तलोचन द्वारा बनी है। क्वेश्चन नंबर 20, लौनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है? तो लौनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है कल्लर। ऑप्शन सा कल्लर। क्वेश्चन नंबर 21,
पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी है चट्टान का अध्ययन। ऑप्शन सा, पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो भारत के 35% भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऑप्शन आ, 35% भूभाग पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने करवाया था। ऑप्शन द, चंदेल राजपूत। क्वेश्चन नंबर 24 है, हवेन साग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हवेन साग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन वा, भारत आया था। ऑप्शन बा। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि जब किताबों से क्वेश्चन छांटते हैं उसके बाद टाइप करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था? तो मैं हवेन साग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम प्रदान किया गया था। ऑप्शन बा, हवेन साग को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत में से किस प्रकार की व्यवस्था है? तो भारत के पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत रीति पेटेंट प्रकार की व्यवस्था है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, 90 के दशक में भारत के कुल ऋण में रियायती ऋण का प्रतिशत घटा है। ऑप्शन ए, यानी कि 90 दशक में भारत के कुल ऋण में रियायती ऋण का प्रतिशत घटा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, 90 के दशक में सर्वाधिक सहायता का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? तो 90 के दशक में सर्वाधिक सहायता का उपयोग आधारिक संरचना के क्षेत्र में किया गया। आधारिक संरचना के क्षेत्र में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के विदेशी ऋण में किस स्रोत से सर्वाधिक ऋण स्वीकृत हुआ है? तो भारत के विदेशी ऋण में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक स्रोत से सर्वाधिक ऋण स्वीकृत हुआ है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व बाजार में प्राथमिकता वस्तुओं की कीमतों में होने वाली कमी की पृष्ठभूमि में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो विश्व बाजार में प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में होने वाली कमी की पृष्ठभूमि में उपभोक्ताओं की आय में हुई कमी का कारण नहीं है। ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं की आय में हुई कमी कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 80 के दशक की उदारीकरण नीति के निर्धारण में निम्न में से किन समितियों की सिफारिशों ने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो वह हुसैन समिति भी है, टंडन समिति भी है, अलेक्जेंडर समिति भी है और मल्होत्रा समिति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1, 2 व 3, यानी कि हुसैन समिति, टंडन समिति और अलेक्जेंडर समिति। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल के दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका
संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट समझते हैं। यानी कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट होता है। ऑप्शन ए, यह राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो पहला, यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, उस स्थिति में मुख्यमंत्री चुनना, यह तो होती है। यानी कि यह विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल के पास होती है, तो यह राइट होगा। किसी भी समय मंत्रिमंडल को भंग करना, यह विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही। यानी कि राष्ट्रपति के विचार में अगर कोई विधेयक है, राष्ट्रपति ने राज्यपाल को सौंपा है, तो उसको सुरक्षित रखना। तो इसका जो राइट, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी, यानी कि जो जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, तो हमारा उच्च न्यायालय जो जबलपुर है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राज्यपाल को गोपनीयता और राज्यपाल के पद की शपथ दिलवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं परंतु राज्यपाल को नहीं है? तो इसमें से राजनयिक शक्तियां यह राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। मृत्युदंड से क्षमादान की शक्ति, बिल्कुल सही, यह राज्यपाल को केवल प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई जघन्य अपराध किया है, यानी कोई मर्डर किया है या कुछ भी किया है और उसे फांसी हुई है, यानी कि मृत्युदंड की सजा हुई है, अगर राज्यपाल चाहें तो उसको माफ कर सकते हैं। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल। सॉरी, मैंने राज्यपाल बोल दिया, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल के पास। तो यह भी सही है। राज्य सरकारों के ऊपर वीटो शक्ति, यह तो राज्यपाल के पास भी होती है और राष्ट्रपति के पास भी होती है। सैन्य शक्तियां, जो राष्ट्रपति होता है वह हमारी सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, तो सैन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं, राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। तो यह तीनों सही है। यानी कि यह तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। बाकी एक शक्ति राज्यपाल के पास होती है, जो कि तीसरे नंबर पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वह होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए, राज्यपाल उच्च न्यायालय का, जो जैसे हमारा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर, तो जो वहां के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता है। बाकी सभी की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है। जैसे अगर दो पार्टियों का जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा, तो उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। बाकी जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश स्वयं में अधिकतम कितने समय तक मान्य रहता है? तो जैसे राज्यपाल कोई अध्यादेश स्वयं जारी करता है, तो वह स्वयं में अधिकतम 6 महीने तक मान्य रह सकता है। उसके बाद उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, यानी कि कोई उसकी कीमत नहीं रहेगी। 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा। तो इसकी जो अधिकतम सीमा होगी वह होगी 6 माह है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल
मंडल के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ऑप्शन सी राज्य विधान मंडल। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यपाल के त्याग पत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? अब समझिए क्वेश्चन आप, अगर जैसे कोई अपने जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, अगर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है यानी कि इस्तीफा दे दिया है, या फिर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो जो राज्यपाल का कार्यभार है वह किसको सौंपा जाएगा या संभालता है? तो वह संभालता है, यानी कि जो राज्यपाल की पावर है वह उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके पास पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो वह करती है पराबैंगनी विकिरण से, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसके ऊपर जो ओजोन परत है, यानी कि ऑक्सीजन O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु से जुड़कर ओजोन परत बनी होती है, तो वह जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उससे हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन सा पराबैंगनी विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 43 है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो जो दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति होता है उसके लिए निकट बिंदु होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन आ 25 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। ऑप्शन वाह, क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो यह होता है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। ऑप्शन द, समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 46, कैक्टस में फूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में फूल पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन बा, कैक्टस में फूल पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 47, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है, और जो राइजोबियम होता है नाइट्रोजन का शिस्तीकरण भी करता है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का शिस्तीकरण कौन करता है? तो वह राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखें। ऑप्शन बा, सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 48, एक मेदूतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। ऑप्शन बा, आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन द, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन द, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 50, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समन। ऑप्शन सा, उस प्रक्रिया को समन कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि अगर हम एमपी पीएससी के जो प्रैक्टिस सेट हैं, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर फर्स्ट है, अगर हम इनके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे 100 तक अगर एक साथ लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी जाती है, जिससे आप लोगों को भी आलसी लगने लगती है देखते देखते। तो इसलिए मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
तो क्वेश्चन नंबर ये, जैसे कि आज हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, और जो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट डाले हैं वह पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक एक वीडियो में कंप्लीट किए हैं। लेकिन आज जो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पढ़ा, इसको मैंने आज से 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं। तो आप लोगों को भी आलसी नहीं आएगी और आप लोग वीडियो देखने में आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट किया है। अब हम अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 51 से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 51 से और 100 तक, पूरे 100 तक 100 तक हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा 2 पार्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप लोगों को भी पूरा देखते देखते आलसी नहीं आएगी। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि एक ही पार्ट में बनाऊं, तो आप कमेंट्स में करके बता दें, तो मैं एक पार्ट में ही पूरा बना दूंगा। लेकिन अगर मैं एक पार्ट में पूरा बनाता हूं तो आप लोग आलसी आने लगती है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, जिससे हमारी मेहनत सफल नहीं होती है। आप ही देखिए दोस्तों कि पहले किताबों से क्वेश्चन को छांटना, फिर उसके बाद टाइप करना, तो यह सब आप ही के लिए तो करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अगले पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कंप्लीट करके हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं, चाहे वह एमपीपीएससी को हो या माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके प्रैक्टिस सेट हो, तो सभी की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। तो प्ले लिस्ट में जाकर जिसके भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं। और ये जो मैंने एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये केवल आपके लिए एमपीपीएससी के लिए फायदेमंद नहीं है, या जितने भी गवर्नमेंट जॉब के आपने कोई भी फॉर्म डाला हो, या उन सभी में ये आप लोगों के लिए रामबाण का इलाज करेंगे, सॉरी रामबाण का कार्य करेंगे। तो आप लोग ने चाहे कोई भी फॉर्म डाला हो तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।